ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी। उस पर मैं एक वीडियो बना करके डालूंगा। मैंने ये प्लान किया है कि सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट पर एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, जिससे कि आपको सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट भी समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन भी उस समय सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखिए, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बोला क्यों गया? एक्चुअली में ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अरेंजमेंट की वजह से ही इसको सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं। मैं सिग्मा ट्रॉपिक की वीडियो डाल दूंगा, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल शॉर्टकट में बताता हूं इसको आपको मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, समझिएगा। शॉर्टकट में आपको बताता हूं कि सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता क्या है, वो आप समझ लेंगे एक एग्जांपल के तौर पे, तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहां पर ये यहाँ एक्स कोई ग्रुप लगा है, यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन यहाँ पर पाई बॉन्ड हो जाता है, फिर कार्बन सिग्मा बॉन्ड हो गया, फिर आपका डबल बॉन्ड हो गया, अल्टरनेट चल रहा है इस तरीके से। ये अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड आपके बने हुए पेरिसाइक्लिक का है। हम बिल्कुल सीखा पेरिसाइक्लिक कंपाउंड, जब मैंने पढ़ाए थे तो उसमें बताया भी था, पेरिसाइक्लिक में मैंने समझाया भी था। कोई बात नहीं, अगर भूल भी गए हैं तब भी मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब होगा क्या, आप जान रहे हैं कि अगर हम ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा कि इसकी बैलेंसी पूरी हो जाएगी और यहां पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव साइन। तो जैसे ही पॉजिटिव साइन आएगा तो ये वाला टूट करके बॉन्ड फिर यहां पर आ जाएगा। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अब यहां पर आपका जो नया कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अब यहां पर आ गया, सिंगल बॉन्ड सी एक्स यहां पर लग गया। बाकी तो हमने कोई परिवर्तन किया ही नहीं है, बाकी तो हमने कोई परिवर्तन किया ही नहीं, इसलिए उसको छेड़ना भी उचित नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही रहा। तो अब यहां देखिए कि अगर हम पोजीशन नंबर इसे देख रहे हैं तो एक पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3, ये पोजीशन 4, 5, 6, 7। तो यहां पर आपने देखा कि 1 2 3, तो शिफ्ट ये 1,3 1,3 शिफ्ट या सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कहलाई। तो यहाँ पर मैं आपसे बात ये करूंगा 1,3 अरेंजमेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 1,3 शिफ्ट यहाँ पर भी हो रही है और 1,3 शिफ्ट हम लोग यहाँ एल्काइल की कर देंगे। तो मेथड मैंने बिल्कुल वही सेम कॉपी किया है यहाँ पर, कि इन्होंने यहाँ एल्काइल ग्रुप अगर आप देख रहे हो तो सिंपल सी बात है कि इसमें एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग की है। तो ये पोजीशन नंबर 1 यहाँ पर थी, अब यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ पर पोजीशन नंबर यहाँ से चेक करिए तो वही आ गई, 1 और 3 पोजीशन से रीअरेंजमेंट हो गया है। तो ये इसी का एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। तो दिस इज कॉल्ड 1,3 एल्काइल। भाई एल्काइल की पोजीशन जो है वो यहाँ पर वेरी की है, बस और कुछ नहीं हुआ है। तो 1,3 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो है वो यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत मजबूत और टिकाऊ क्वेश्चन है। बताएंगे आप, इसमें आपको मैच करना है। मनु जवाब दीजिए, इसमें आपको मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को करेक्ट कोड के साथ में। यहाँ रिएजेंट दिया हुआ है और यहाँ पर आपका टेस्ट दिया, यूज्ड एज ए टेस्ट रिएजेंट। ठीक, बताएंगे। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसे, 4 है शायद, हाँ डी है। जी बताइए, जी बताइए, चारों मैच करिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अमोनिकल जो सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एल्डिहाइड और कीटोन को अरेंज करता है। एक यानी ए का ऑप्शन जो है, ए का ऑप्शन सेकंड हो जाता है। एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी। दूसरा, एल्काइन केमनोफोर, ये आपका सी वाले का ऑप्शन जो है, यहाँ पर सी वाले का ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाता है। क्लोरोफॉर्म और NaOH, क्लोरोफॉर्म और NaOH जो है वो किसको करेंगे, डी वाले का ए हो जाएगा, प्राइमरी एमीन, वेरी गुड हो जाएगा, ये डी वाले का हो गया। यानी कि डी वाले का हो गया आपका फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। तो 1 2 3 बचा है। तो यानी कि HiO4 जो है, HiO4 के लिए थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाले के लिए आपका थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ABCD में नीचे जो मैचिंग दे रखी है, देखिए 1 3 4 1, देखिए यही ना जो हमने भी मैच किया है। यहाँ पर सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट हमने मैच किया है। तो यहाँ पर मिला लेते हैं, देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, बिल्कुल राइट मिला है, यानी कि हम भी पास, तुम भी पास, पप्पू हो गया पास। ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग रविंदर। मेरी आवाज रविंदर आ रही है? हिम्मत न हार, मायूस ना हो, इरादे न बदल, मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। धीरे धीरे आप मंजिल को पाने के लिए बढ़ते रहिए। एक दिन वो कदम जरूर बढ़ेगा आपका जो मंजिल के ऊपर पड़ेगा और मंजिल आपके कदमों में होगी, ये निश्चित है। लेकिन कदम थमने नहीं चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। यही धैर्यवान व्यक्ति की, पेशेंस रखने वाले व्यक्ति की बहुत बड़ी पहचान होती है। क्योंकि मैं एक चीज पर हमेशा विश्वास करता हूं, जब आपको ऐसा लगने लगे, जिस दिन आपको ऐसा लगने लगे कि यार अब बहुत हो गया, अब थकान, तो समझ लेना मंजिल के बहुत करीब है। जब आपको ये महसूस होने लगे कि यार अब मैंने बहुत मेहनत कर ली, सफलता मुझे नहीं मिल पा रही, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जिस दिन परेशान हो जाओ ना, उस दिन याद रखना वो मंजिल के बहुत करीब हो। क्योंकि अब तुम रिवर्ट मारने की तुम्हें कोशिश की जा रही है कि तुमसे 4 कदम दूर मंजिल है, और चाहते, ये दुनिया चाहती कि अब दूर भाग जाओ, तुम्हें न मिलने पाए, लेकिन तुम जिद्दी बने रहो और तुम्हें वो चीज निश्चित तौर पर मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पूरी ताकत से लगे रहिए, पूरी शिद्दत से लगे रहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 131 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 131 पर आ रहे हैं। मंजीत, थोड़ा तसल्ली का चूरन खा के बैठा करो, मार्केट में मिलता होगा। ठीक है, तसल्ली का चूरन खा के बैठो, लीव नहीं किया है मैंने क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 131 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। 131 को समझने की कोशिश थोड़ी सी रहेगी हमारी, क्या रहेगी, जरा पहले सेट कर लेता हूँ पेज। एक तो ये दिक्कत करता है, ये जो पीडीएफ होती है थोड़ी सी दिक्कत करती है ये वाली जी। अब देखिए इसमें क्या है, फॉर ए गैस फेज PCl5, पहले मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख लेता हूं। पहले आंसर नहीं बोलिए आसिफ जमाल, आंसर देख करके मत बोलिए, पहले हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा है क्यों। अजय, आंसर देख करके बिल्कुल नहीं बोलिए, आंसर देख करके तो हम भी बोल देंगे। PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2, हम आंसर डिस्कशन करने बैठे हुए हैं, कौन सा करेक्ट है। देखिए यहाँ पर ये भी गैस फॉर्म में है, यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल है, और यहाँ पर आपका 1 मोल ये बन गया गैस, ये भी गैस है, ये दोनों गैस है, ये भी 1 मोल बन गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स टोटल 2 हो गए। तो यहाँ पर बात यह कि 1 मोल हुआ, यहाँ से 2 मोल हुए। एटम, यहाँ नंबर ऑफ मोल 1 है, यहाँ 2 है, तो एंट्रोपी आपकी क्या हुई, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो गई, मोर देन 0 आ गई। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चेंज इन एंट्रोपी जो है वो आपकी बढ़ गई, तो यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू मोर देन 0 हो गई। इतनी बात तो सबको समझ में आ जाती है। अब बात ये आती है कि आपको इस रिएक्शन को ब्रेक करने के लिए, फॉर ए गैस रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, यानी कि इसको ब्रेक करने के लिए हीट आपको देनी पड़ेगी। जब हीट देनी पड़ेगी तो इसका मतलब हुआ कि आपकी डेल्टा एच की वैल्यू मोर देन 0 आ जाएगी, तभी आप इसको, भाई अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन एक तो एक्सोथर्मिक हो, अगर एक्सोथर्मिक होगी तो रिएक्शन जो वैल्यू है वो नेगेटिव में जाएगी, और एंडोथर्मिक है तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव में जाएगी। तो ये पॉजिटिव तो तभी हो पाएगी डेल्टा एच की वैल्यू जब ये मोर देन 0 होगी, तभी पॉजिटिव होगी, नहीं तो ये पॉजिटिव नहीं होगी। लुबना, मेरी बात आपको समझ में आ रही, शिखा बात समझ में आ रही। इसीलिए आंसर नंबर 4 पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये एंडोथर्मिक है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और नंबर ऑफ मोल्स 1 से 2 हो रहे हैं, इसलिए वैल्यू जो है वो डेल्टा एस की मोर देन 0 होगी। दिस इज द राइट आंसर। इसीलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए आप जरूर इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। एंडोथर्मिक का शिखा ऐसे पता लगा है, PCl5 है ना, PCl5 इसको ब्रेक किया है, को एंडोथर्मिक का साइन नहीं दिया है, शिखा कोई साइन दिया नहीं है। ये PCl5 है, जैसे एक लड्डू है,
एक बड़ा लड्डू है, देखो इधर, ये आपके लिए बड़ा लड्डू है। इस बड़े लड्डू को हमने दो छोटे छोटे लड्डुओं में तोड़ दिया तो मतलब एनर्जी दी होगी ना, हमने एनर्जी दी होगी ना। ये PCl5 था, ये यहाँ PCl3 हुआ और ये Cl2 हुआ, तो एनर्जी दी होगी ना, तभी तो टूटा है, ब्रेकिंग की है मॉलिक्यूल की, बॉन्ड ब्रेक किया है यहाँ पर। ठीक है, समझ गए? चलिए ठीक, वेरी गुड, नाइस, गुड गर्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही दमदार है और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कम से कम आप लोग जितने हमारे अपने स्टूडेंट हो, ये तो कम से कम यूट्यूब चैनल पर जा करके इस वीडियो को देख करके कुछ तो कमेंट, आप तो अपने स्टूडेंट हो, आपको तो कहना भी नहीं चाहिए, और आप तो देख करके कम से कम कुछ कह सकते हो, कुछ बोल सकते हो, जिससे दूसरे लोग भी मोटिवेट होते रहें और उनको आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उन्हें भी मिल जाए। ये ऐसा ना सोचिए कि आप ही विद्वान बने, दूसरे का भी थोड़ा भला होता रहे, है ना। चलिए अच्छी बात है, देखिए और जरूर ऐसा काम करिएगा जो मैं आपसे एक थोड़ी सी, जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आप जान रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है। देखो ये अगर हम लोग यहाँ पर कार्बन ले लेते हैं, कार्बन हो गया, यहाँ फॉस्फोरस कार्बन हो गया, यहाँ पर आपका सिलिकॉन हो गया, यहाँ पर सिलिकॉन हो गया, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो गया, यहाँ फॉस्फोरस हो गया, और इससे पहले अगर आओगे तो ये आपका बोरॉन हो गया। तो अब आप ये समझिए, इसके अंदर बोरॉन के अंदर से जब इधर से इधर चलेंगे तो ऐसे करके चल रहे हैं ना, इधर से इधर चल रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, यहाँ सल्फर हो गया। तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एसिडिक करेक्टर जो होता है बढ़ता है, एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, ठीक। तो सिंपल सी बात हुई कि अगर हम लोग बात ये बोलें कि SO3 का जो ऑक्साइड है ये एसिडिक नेचर में होगा, ये एसिडिक होगा और ये मोर एसिडिक होगा। अगर मोर एसिडिक भी देखना है तो इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो H2SO4 बना लेगा, यानी कि ये मोर एसिडिक। अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, लेस एसिडिक हो गया, लेस एसिडिक हो गया, एसिडिक हो गया। और अगर B2O3 को देखते हैं तो ये एम्फोटेरिक नेचर में हो जाता है, B2O3, ठीक है। यानी कि B2O3 लीस्ट कहिए, यहाँ पर एम्फोटेरिक तो ना कह के शब्द आप लीस्ट कहिए तो ज्यादा है, लीस्ट एसिडिक हो जाता है, लीस्ट एसिडिक हो जाता है, चंद्र प्रकाश चौधरी जी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग इधर बोरॉन से, फिर उसके बाद क्या चल लेते हैं, उसके बाद कार्बन पे आते हैं, फिर उसके बाद सल्फर पे आते हैं, तो एसिडिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। नॉन मेटल के जितने भी एसिडिक हैं वो आपके, हाँ ठीक है, आपकी बात भी, नॉन मेटल के ऑक्साइड मोर ऑक्सीडेशन, नो मोर एसिडिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मोर एसिडिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि अगर यहाँ पर देखोगे तो आपका प्लस का 6 आ जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो 3 दूनी 6 प्लस का 3 आ जाएगा। आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ कि नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाएगी, तो एसिडिक करेक्टर भी डिक्रीज कर जाता है, बिल्कुल राइट, ठीक है रविंदर। चलिए दैट्स ऑल, दोनों बातें सही हैं, दोनों तरीके से आप एक्सप्लेनेशन हर तरीके से पता होना चाहिए आपको। बहुत सुंदर, ये क्वेश्चन जो है वो आपको एंजाइम कंसेप्ट पर है, ये आपको बताना पड़ेगा जी। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसी कैलकुलेशन में आपको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है, करके भेजूंगा आपको। इसकी स्टडी 133 का मैं एक्सप्लेन करके भेजूंगा, ऐसे नहीं, एक्सप्लेनेशन इसका मैं करके आपको दूंगा, यहाँ पर नहीं, ठीक है ना। अभी इसमें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि आखिरकार कैसे होगा, तब बात आएगी, ऐसे नहीं बनेगा। चलिए D ट्रिपल, हाँ ये मैं करके भेजूंगा, मुझे याद है 133 मुझे भेजना है, ठीक है। 134 पर आइए, बिल्कुल रविंदर जी, उसको बिना किए मजा नहीं आएगा। 134 पर चले आइए, 134 पर चले आइए। जो क्वेश्चन 2-4 मिनट में समय बच जाए पहले वो कर दें, फिर बाद में हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे उनका, ऐसा नहीं है। देखिए पीएच ब्लड की इतने से इतने जा रही है, ब्लड की पीएच इतने से, मेंटेन्ड बाय बफर। तो ब्लड की पीएच वैल्यू जो होती है, अगर आप नोट कर पा रहे हो, तो ब्लड की पीएच वैल्यू 7.26 से वेरी करती है 7.42 की। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड बनता है,
बॉडी के अंदर कौन सा एसिड बनता है, तो बॉडी के अंदर जो ब्लड की बात हो रही, ब्लड में, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे अंदर वाटर से रिएक्शन कर लेती है और रिएक्शन करने के बाद ये बनाती है H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनाती है। जो कार्बोनिक एसिड जब बन जाता है तो ये H2CO3 ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव आयन में और HCO3 नेगेटिव आयन में। तो दिस इज द HCl से नहीं होती। मनु हमारी बॉडी के अंदर का मतलब ब्लड से बात हो रही, HCl हमारे स्टमक में बनता है, केवल HCl स्टमक में बनता है, तो ये तो नहीं होगा। हमारे यहाँ ब्लड की बात हो रही, ब्लड, और ब्लड में बात हो रही, तो वो कार्बोनिक एसिड होता है। तो कार्बोनिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द pH वैल्यू या बफर सॉल्यूशन ऑफ द ब्लड। ब्लड एक टाइप का बफर माना जाता है। आप जानते हो कि ब्लड क्या है, ब्लड एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन होता है, और अगर ब्लड की pH वैल्यू डिस्टर्ब हुई तो जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा, ये बात भी निश्चित है। जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा, ये बात भी निश्चित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और इसको आप अच्छे ढंग से लगाएं, अच्छे ढंग से लगाइए, ये मैं आपसे सलाह दूंगा जी। चलिए इसके बाद हम लोग चल लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन बैंड, ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको पढ़ाया होगा, अगर आपको अच्छे से याद है। स्ट्रॉन्ग बैंड जो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स यानी कि लैम्डा की वैल्यू ये है। मीडियम इंटेंसिटी अगर 2965 के आसपास है। स्ट्रॉन्ग बैंड दे रखा है 2930 के आसपास दे रखा है। तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर ऑब्टेन्ड इन IR स्पेक्ट्रम। तो मेरे IR स्पेक्ट्रम वाली अगर वीडियो को आप देख पा रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो एल्कोहल की कंडीशन होती है वो स्ट्रॉन्ग बैंड की कंडीशन है। एल्कोहल मतलब OH ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर 3300 है, एल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद मीडियम इंटेंसिटी अगर वो शो कर रहा है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर आपने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका ये वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में जरूर आएगा। C2H6 ले लीजिएगा और C2H6O ले लीजिएगा और इसमें एक OH हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, केवल C2 बचा और H के हमारे 5 बचे। तो सिंपल सी बात है कि ये एल्काइल ग्रुप है। स्ट्रॉन्ग बैंड अगर आ रहा है तो एल्काइल है, और एक ये आपका 10-50 मतलब सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा वो C2H5OH बनेगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको IR स्पेक्ट्रम की जो वैल्यूज हैं, IR स्पेक्ट्रम की जो वैल्यूज हैं वो आपको याद रहनी चाहिए। स्पेक्ट्रम की वैल्यूज को याद रहनी चाहिए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आई ये वैल्यू तो आप कुछ वैल्यूज याद कर लीजिए, जैसे कीटोन की वैल्यू याद कर लीजिए, एल्डिहाइड की वैल्यू याद कर लीजिए, आप OH की वैल्यू याद कर लीजिए, आप जो है एसीटोन की वैल्यू मेनली बहुत पूछी जाती, प्रोपेनोन, इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, है ना। फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं COOH की वैल्यू याद कर लीजिए, और एल्केन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और टर्मिनल एल्काइन इनकी वैल्यूज भी आप टर्मिनल एल्काइन की वैल्यूज भी याद कर लीजिए। तो फिर आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, वरना आप रटंति विद्या फलंति नाही और फलंति है तो आवंति नाही। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये गड़बड़ कर सकता है उस समय पर, ठीक। ये क्वेश्चन भी मैंने NMR सिग्नल वाला खूब कराया है, NMR सिग्नल वाला मैंने क्वेश्चन खूब कराया है। तो जरा NMR सिग्नल वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इस पर थोड़ी आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, तभी काम आपका बन पाएगा, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा। चलिए अब आपके सामने अगर जवाब दिख रहा है कि हमें हाउ मेनी प्रोटॉन NMR सिग्नल विल बी ऑब्टेन्ड एक्सप्लेन्ड बाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, स्ट्रक्चर दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे ये मैंने CH3 लिया, ये CH3 लिया, ये बताओ शिखा और प्रीति, ये बताओ इन तीनों के प्रोटॉन जो हैं वो एक ही कैटेगरी के तो होंगे, इसका प्रोटॉन सब एक ही कैटेगरी का होगा तो कि इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन B पार्ट, ये सभी प्रोटॉन अलग कैटेगरी के होंगे। तो ये सेम हो गए, यानी A+B, यानी कि दो
टाइप के प्रोटॉन हो गए। तो सिंपल सी बात है, इसमें सेम कार्बन एटम पे है तो यहाँ पर 2 NMR सिग्नल मिल जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। 2 डिफरेंट कैटेगरी के सिग्नल यहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 मिल गए। अब यहाँ सिलिकॉन वाले में देखो Si लिखा बीच में, यहाँ पर आपने CH3 लिखा, यहाँ पर CH3 लिखा। बाकी मनु आप भी जवाब दो, लुबना आप भी जवाब दो, अजय अगर है तो आप भी जवाब दो। बाकी लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ कि भैया कम से कम थोड़ा तो यार ध्यान दो। लाइव सेशन है का फिर मतलब क्या रह जाता है। यहाँ सेम एनवायरमेंट है, यहाँ सेम एनवायरमेंट है। क्यों सेम एनवायरमेंट है? सब सिलिकॉन से जुड़े हैं, सब सिलिकॉन से जुड़े हैं, तो यहाँ पर सेम एनवायरमेंट है। जब सेम एनवायरमेंट हो गया तो फिर सेम एनवायरमेंट का मतलब यहाँ NMR सिग्नल केवल एक ही मिलेगा। तो यहाँ NMR सिग्नल आप सिंगल सिंगल ले लीजिए, यहाँ पर NMR सिग्नल आप 2 ले लीजिए। इतनी बात आ गई समझ में। ये जो हमने Cl ये वाला बनाया हुआ है, इस वाले में अगर आप देखना चाहो तो आप ध्यान दो कि यहाँ पर H और यहाँ पर Cl है, यहाँ पर ऐसे करके H है। ये मैंने कराया भी था, आप प्रैक्टिस सेट में देखिएगा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में देखिएगा, कराया है मैंने। जब NMR सिग्नल मैंने कैलकुलेट कराए थे, अगर आपने लाइव वीडियोस देखी होंगी तो मैंने एक एक एग्जाम्पल कराया है। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं पीजीटी में 1000% आए हुए। कोई नहीं कह सकता कि सर आपने ये कराया नहीं, ये मैंने कराया है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखो इस ये एटमॉस्फेयर डिफरेंट हो गया, ये दोनों एटमॉस्फेयर डिफरेंट हो गए। तो इसका मतलब एक प्रोटॉन ये अलग कैटेगरी का हो गया, ये अलग कैटेगरी का प्रोटॉन हो गया, तो यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आप देखो इसको भी वही कंडीशन है, इसके इधर अलग है तो ये बी कैटेगरी हो गया, लेकिन इनके इधर ये दोनों सेम कैटेगरी है तो ये सी हो गए, दोनों सी की कंडीशन में चले गए। तो यहाँ पर कितने एनएमआर सिग्नल मिले? ए बी सी, यानी 3 कैटेगरी के हमें एनएमआर सिग्नल यहाँ पर मिल रहे हैं। एनएमआर सिग्नल ये दोनों सेम कैटेगरी में चले जाएंगे और ये जो है वो डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर Cl वाले सी में सिस, हाँ एक Cl वाला ये वाला है ना, ये वाला डिफरेंट होगा ना, ये वाला C हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये वाला C हो जाएगा, ये वाला A हो गया, और इन दोनों का इन सिग्नल सेम है तो ये इन दोनों का सिग्नल सेम है, तो यानी A B है ना, ये इनका एटमॉस्फेयर ले लीजिए तो ये सी वाले सब सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है टोटल सिग्नल यहाँ पर हमें 3 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग 3 सिग्नल लिख लेते हैं। अब इस वाले कंपाउंड को जरा देख लेते हैं। इस वाले कंपाउंड में देखो जरा, इस वाले कंपाउंड में देखिए, ये यहाँ पर हमने CH2OH ले लिया, तो इस वाले का तो NMR सिग्नल एक अलग हो गया, ये अलग एटमॉस्फेयर। इन दोनों का एटमॉस्फेयर जो है वो आपका कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि, लेकिन सेम का मतलब हुआ कि ये ऊपर H है, नीचे H है, इन दोनों का एटमॉस्फेयर जो इधर है वही सेम है, तो ये दोनों, ये 2 सिग्नल यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 2 यानी इन दोनों का अगर बी बोलो तो इसे भी हमें फिर बी बोलना पड़ेगा। दोनों का सेम एटमॉस्फेयर है कि उधर भी O है और इधर भी आपका बेंजीन रिंग लगा हुआ है, तो इसका मतलब टोटल यहाँ पर 2 मिलेंगे। तो बिल्कुल राइट चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जवाब बिल्कुल राइट है, सेट है। हम अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यानी कि NMR सिग्नल कैलकुलेट करने आने चाहिए, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन चंद्र प्रकाश चौधरी आप बताओ जी, चंद्र प्रकाश चौधरी जी आप बताइए, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड ऑफ द मेटल इज, बोलिए। द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है ऑक्साइड का, तो आप ये जानते हैं कि सबसे कमजोर सुपर ऑक्साइड होते हैं, सबसे कमजोर बेंजीन में नहीं लिया जाता, बेंजीन में नहीं लिया जाता है, बेंजीन में नहीं काउंट किया गया, वो कंपाउंड में काउंट किया गया, इसीलिए ओपन कर दिया गया उसको बेंजीन में। जी पूरे CH2 में 2 ही वो डिफरेंट, बाकी सब सेम हो जाएंगे ना, 2 केवल डिफरेंट आएंगे। देखो यहाँ पर सबसे चीज जान लीजिए, नॉर्मल ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड मोर स्टेबल बोले जाते हैं, आप जानते हैं मोर स्टेबल होते हैं। उसके बाद परऑक्साइड जो होते हैं लेस स्टेबल होते हैं, परऑक्साइड जो होते हैं वो लेस स्टेबल होंगे, लेस हो जाएंगे स्टेबल। और हरिओम जी आपको बताने की, जो सुपर ऑक्साइड होंगे ये लीस्ट स्टेबल हो जाएंगे। सुपर ऑक्साइड जो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट
लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इस बात का ध्यान दिए, इसीलिए आंसर इन्होंने सेकंड वाले को टिक किया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आने की संभावना भी इसकी बहुत आ जाती है क्वेश्चन की। ये बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत दमदार, इन द सेल यूटिलाइजेस द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन लिख रखी है, एडिशन ऑफ H2SO4 टू द कैथोड कंपार्टमेंट विल बी, अगर कैथोड कंपार्टमेंट में हम H2SO4 मिला दें तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये हमने एक सेल ले लेते हैं, रफली बना लेते हैं, ये हमने लिया लेफ्ट, यहाँ पर हमने जिंक की रॉड डाल दी, ये हमने यहाँ पर जिंक की रॉड डाल दी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर आपका वही हाइड्रोजन SHE लगा दिया, शी लगा दिया, ये मैंने यहाँ पर शी लगा दिया इस तरीके से, तभी सी से ही काम चल पाएगा। और यहाँ इस तरीके से हाइड्रोजन गैस हम पास कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा ये हो गया, और ये हमने एक यूट्यूब से इसको कनेक्ट भी कर दिया इस तरीके से, और ये हमने टर्मिनल ले लिए यहाँ पर ऐसे करके, ये कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया। अब यहाँ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये जिंक की रॉड पड़ी हुई है, ये प्लेटिनम की रॉड है, और यहाँ पर हमने जो है वो HCl हालांकि लिया जाता है, लेकिन इन्होंने क्या काम किया कि यहाँ पर H2SO4 मिला दिया कैथोड साइड में। ये आपका एनोड है, ये एनोड है, और ये आपका कैथोड लगा हुआ है। तो अब क्या करना है, अगर यहाँ पर हम लोग H2SO4 मिलाएंगे तो H2SO4 मिलाने पर H पॉजिटिव आयन का नंबर बढ़ेगा। जब H पॉजिटिव आयन नंबर इंक्रीज कर जाएगा, H पॉजिटिव आयन जो हैं वो क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। जब H पॉजिटिव आयन इंक्रीज कर जाएंगे तो मीन्स क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन जब ज़्यादा हो जाएंगे तो ई सेल की वैल्यू और ई सेल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और जब ई सेल की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इक्विलिब्रियम यानी इस साइड में मूव करना शुरू कर देगी। तो यह ध्यान दीजिएगा, सॉरी राइट साइड में मूव करना शुरू कर देगी, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ई सेल जो है वो ई सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, इसीलिए इन्होंने आंसर को इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ई सेल बढ़ेगा और शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट, और राइट साइड में रिएक्शन भाई क्या होगी, फटाफट हाइड्रोजन बनेगी, HCl बढ़ा दिया, हाइड्रोजन की जरूरत कम पड़ेगी, HCl H2SO4 ऐड किया तो H पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे। जब H पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे तो जल्दी से जल्दी रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, रिडक्शन शुरू हो जाएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगी। तो वही कंडीशन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बबल्स बना करके निकलती रहेगी। तो वो चीज यहाँ पर आएगी, इंक्रीज द ई सेल एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। दूसरी चीज है लोअर द ई सेल, ये तो नहीं होगा, घटेगा तो नहीं, लोअर द ई सेल एंड शिफ्ट नहीं होगा, इंक्रीज द ई सेल, इंक्रीज करेगा, ई सेल तो इंक्रीज करेगा लेकिन इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में नहीं जाएगी, यानी कि कहने का तात्पर्य ये वाला हिस्सा इसका जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। जी, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, फटाफट बताते रहिए तो हम ये सब क्वेश्चन करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लीजिए आप जरा, फटाफट बताइएगा। चलिए ये दोनों जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये आप छोड़िएगा हमारे लिए, हम इसको सॉल्व करके आपको सॉर्ट आउट करके फटाफट भेजेंगे। हम सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी जितने पार्ट हो जाएं वो अभी करा देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी 2 हमने अपने लिए ड्यू कर लिए हैं, हम सोच रहे हैं पहले ये पूरा करा दें उसके बाद उनको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये वाला देखो, करंट यहाँ पर कितना दिया है, करंट I इज इक्वल टू दिया है 9.65 एम्पियर दिया हुआ, सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना। इस पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द NaCl यूजिंग द सुटेबल इलेक्ट्रोड फॉर, टाइम दिया हुआ है आपका, टाइम दिया है 1000 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। गिवन दैट 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 फैराडे तो पता ही सबको बराबर होता है अमाउंट ऑफ, तो NaOH का मॉलिकुलर वेट आपको सबको पता है 40 होता है, फॉर्म्ड इलेक्ट्रोलिसिस, तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है कैलकुलेट करना। तो यहाँ पूछा है कि द अमाउंट ऑफ NaOH फॉर्म्ड, NaOH कितना बनेगा। तो अब यहाँ सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ, NaOH बनाने के लिए आपको W इज इक्वल टू ZIT निकाल दीजिए, W इज इक्वल टू ZIT लगा दीजिए, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये 9600 ये हो जाएगी 965 हो जाएगा, ये 96500 यानी 1000 से गुणा करोगे तो जीरो यहाँ आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 96500 से डिवाइड कर 40 आ रहा है ना, 9650, ठीक, 9650 हो गया, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 96500 कर दीजिए,
500 कर दीजिए, तो 1 जीरो ये जीरो कट गया, बाकी ये कटा, तो ये 4 ग्राम आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो W=ZIT लगा दीजिए, हमने डायरेक्ट निकाल दिया है, तो आपका 4 ग्राम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बहुत बड़ा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, वेट निकालना है, कर लेंगे, कर लेंगे। हाँ ऐसे कर लो, 96500 में 40 है, ठीक है, वो एक ही बात है, एक ही बात, वही कंसेप्ट आ गया। 9 मनु सेम बात जो मैंने लिखी है वही आपने लिखी, 96 है ना, जो आपने लिखी वो मैंने लिखी। 96500 में आ रहा है 40, तो एक में कितना आएगा, 40/96500 आएगा। तो 9650 में कितना आएगा, तो बात भैया वही आ गई, 4 × 9650 डिवाइडेड बाई 96500। वही एक ही तरीका, नाक ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, पकड़ी नाक ही जाएगी। जी भैया, चलिए उसके बाद 140 में क्वेश्चन पर आ जाइए, 140 में क्वेश्चन पर आ जाइए, 40 में। जी बताइएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एलिमेंटल सोडियम। जी बताएं, करेक्ट, जल्दी बताएं फटाफट। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जूम कर देता हूँ, जिसकी आपकी आंखों पर नजरिया आपका बढ़िया बन जाए। जी बताइए, 140वां क्वेश्चन बताइए, प्रीति सक्सेना। जी बताइए। बताओ जल्दी भैया, इतना देर ना करो मेरे साथियों, देर हो रही है, देर ना करिए, देर ना हो जाए कहीं। जी बताइए, नहीं कर पा रहे हो, चलो समझते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एलिमेंटल सोडियम, एलिमेंटल सोडियम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? अगर मान लो Na में से हम लोग इलेक्ट्रॉन एक निकाल भी देते हैं तो Na पॉजिटिव, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 140 का डी, कोई बात नहीं। देखो उसके बाद देखो, स्ट्रॉन्ग करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, ठीक है, नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये आसानी से ऑक्सीडाइज तो हो जाता है, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो इसका मतलब हुआ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइज होता है, वो जो ऑक्सीडाइज होता है वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो इसीलिए आप आंसर का इसका यही वाला जवाब लगा लेंगे, बिल्कुल राइट है, गुड रेटिंग, वेरी गुड। मंजीत अपनी पीठ बेटा थपथपा लो एक बार बढ़िया करके, और ना थपथपा पाओ तो पीछे दीवार होगी, उसमें 2-3 बार मार लो। अगर उसमें भी नहीं थपथपा पाओ तो फिर मम्मी पापा को बुलाओ, पापा 2 घूंसे मार दो, बहुत देर हो गई मुझे शाबाशी लेते हुए सर की। चलो जी मंजीत बताओ। अरे यार ये पन्ना भी जो है ना परेशान बहुत करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मंजीत बेटा मैं यूं ही बोलता हूँ, ये मेरी आदत है, क्लास में भी ऐसे ही बोल देता हूँ, परेशान नहीं होना, कहीं पता लगा गुस्सा हो जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कौन सा नहीं है? देखो अगर n की वैल्यू 3 होगी, n की वैल्यू अगर 3 होगी तो l की वैल्यू 2 संभव है, लेकिन m की वैल्यू -2 से -1 0 +1 +2 हो सकती, 3 नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पर -3 दे रखी है। तो इसका मतलब सभी यात्रीगण ध्यान दें कि आंसर नंबर 140 का जवाब यही आएगा, जो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, नॉट इन एन एटम, नॉट परमिसिबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई शिखा दीदी? समझ में आ गई मंजीत भैया? चलो ये बताइए, आनंद आ रहा है? कुछ आनंद आ रहा है कि नहीं आनंद आ रहा है?
जी बताएं, 142 वाले को बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट चिलेट। चिलेट का मतलब होता है जिसमें आपका चिलेटिंग लिगेंड, तो ये ग्लाइऑक्सीमेटो चिलेटिंग लिगेंड है। इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ये भी चिलेटिंग है, तो ये भी चिलेट है, ये भी चिलेट है, ये भी आपका चिलेट है, ये भी चिलेट का मतलब हुआ ये बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट है। ये भी आपका ग्लाइऑक्सीमेटो, ये भी आपका बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट है। तो और ये डाई क्लोरो कोबाल्टिस में बाइडेंटेट नहीं है, ये भी बाइडेंटेट है। तो इसका मतलब फिर यही वाला हमारा जो है वो चिलेट नहीं बना सकता है। जो यानी कि डेंटेशन जो है कितने लिगेंड की डोनर साइट है, अगर बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट टेट्रा है तो इसका मतलब है फिर वो गड़बड़ है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। इस क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी के बेस पर सॉल्व करिएगा, बाकी मैं इसको सॉल्यूशन आपका करके भेजूंगा। इसमें समय लगेगा क्वेश्चन को करने में, फिलहाल समय का मतलब है इसे सॉल्यूशन लेना निकालना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा है, मिनिमाइज करके समझा देता हूँ, बाकी मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये कह रहा है फॉर द नॉन स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन 2a + b = c + d। ठीक है, द फॉलोइंग काइनेटिक डाटा वर ऑब्जर्व्ड इन 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट, 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट लिए गए, उनमें ये डाटा ऑब्जर्व किया गया, एनसीईआरटी का ही है ये। इनमें 0.1 मोलर ए की कंसंट्रेशन है, 0.1 मोलर ए की, और लास्ट में इन्होंने 0.2 ले ली। तो इनिशियल कंसंट्रेशन बी की 0.1 बनी, यहाँ 0.2 बनी, यहाँ 0.1 बनी। इनिशियल रेटिंग 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। तो अगर आप 3 इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 बनाइएगा, इक्वेशन नंबर 2 बनानी पड़ेंगी, इक्वेशन नंबर 3, तीनों को कंपेयर कर दीजिएगा। तो dc/dt जो है वो आपका फाइनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के आएगा। मतलब ये करना पड़ेगा और ये मैं आपको करके भेज दूंगा, हाँ करके भेज दूंगा। ठीक, और अगर आप यूनिट देख पा रहे हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल मोल पर लीटर पर सेकंड, ये यूनिट किसकी है, ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट है, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर आप इनिशियल रेट देखें तो इसका मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर दोनों की देखोगे तो दोनों में आपको कंसंट्रेशन फिर इस पर चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ बी की कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड ही नहीं करेगा, बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ए पर करेगा, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक, बी वाला तो ऑप्शन ही हटा दो, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, दोनों ऑप्शन आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे वाले में आप इसमें से एक क्या कर सकते हो, अभी ए का स्क्वायर दिया हुआ है तो ए का स्क्वायर, वैसे कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़िया रहेगी। अब यहाँ ए के स्क्वायर में आप कंफ्यूज हो सकते हो, मान लीजिए बी 0 करोगे तो ए का स्क्वायर बन जाएगा, तो वो दिक्कत आ सकता है, इसलिए यहाँ पर एक पर ही आएगा, इसे कैलकुलेट करके हम आपको भेजेंगे। ठीक है, सॉर्ट आउट करेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एकदम बढ़िया करके सोल्यूशन भेज देंगे। ये बताइए, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 2C ग्रेफाइट + 3H2 ये बन गया इज कॉल्ड। अब ये बताओ, यहाँ पर हमने हाइड्रोजनेशन कराया, ये रिएक्शन हमारी हाइड्रोजनेशन है, और जिसमें हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन तो नहीं लेंगे, वेपोराइजेशन भी नहीं लेंगे क्योंकि गैस बन रही, लेकिन हाँ इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ली जा सकती है। लेकिन हमने पूछा था एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, पूरे रिएक्शन की बात हो रही है, ना कि इथेन की बात हो रही। अगर इथेन की बात होती तो आंसर फॉर्मेशन होता, अगर बात इथेन की होती, अगर बात इथेन की होती, C2H6 की होती तो आंसर फर्स्ट होता। लेकिन केवल पूछा है रिएक्शन के लिए, मतलब रिएक्शन की बात की गई है, तो फिर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ली जाएगी। अदरवाइज एंथैल्पी अगर बात C2H6 से जुड़ी हुई होती तो फिर ओवरऑल की जो है वो मतलब C2H6 से होती तो फॉर्मेशन ली जाती। जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द 2s ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग, 2s ऑर्बिटल, बहुत सुंदर क्वेश्चन। तो ये बताइए कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 2s ऑर्बिटल, अगर हम लोग 2s की 1s देन 2s की बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है मंजीत और शिवानी त्यागी।
अगर हम लोग 2s की बात करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा, तो 2s में सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी, बिल्कुल सही जगमोहन जी, हाइड्रोजन की। जगमोहन जी एक्सप्लेन करेंगे, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम। अगर हम लोग लिथियम की बात कर लेते हैं, सोडियम की बात कर लेते हैं, पोटेशियम की बात कर लेते हैं, यहाँ 2,1 हो जाता है, यहाँ 2,8,1 हो जाता है, यहाँ 2,8,8,1 हो जाता है, मतलब ये 1s2 2s1, यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाता है। तो 2s की बात हो रही है तो इसका मतलब 1s2 2s2 है ना, ये 2s2 है, ध्यान दीजिएगा 2s2 है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो 2s एनर्जी लेवल होगी वो बहुत पास, बहुत करीब किसके होगी, हाइड्रोजन के, जहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा, और जितना साइज बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होता चला जाएगा। 2s जो है वो उतनी ही दूर होती चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की जो 2s, हाइड्रोजन की 2s बहुत पास होगी, दैट्स वाई इट्स एनर्जी इज मोर। तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी इज थर्ड, हाइड्रोजन वाली ज्यादा होगी, उसके बाद लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम। जगमोहन जी अपनी राय व्यक्त करें आप, अपनी राय व्यक्त करें आप। शिवानी त्यागी अपनी राय व्यक्त करिए जी। न्यूक्लियस के नियर है, बिल्कुल सटीक बात आप कह रहे हैं। ठीक है, 146 का जवाब देंगे, बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेनेशन दिया। 146 का जवाब दीजिए। जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सॉल्व करके आपको हम बता देंगे, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही जगमोहन जी, आप राइट हैं, हम आपको रॉन्ग नहीं बता रहे हैं। व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, इतना और इतना दोनों को मिलाया है, दोनों को मिलाया, जी जी ठीक है, दोनों को मिलाया है, N1B1, क्लोराइड आयन का नंबर बढ़ जाएगा, 500 ml हो गया, 5 3 15 बन जाएगा, और 15 5 N1B1 यानी 3 3 9 900 हो गया, और 4 दूनी 8, जी बिल्कुल जगमोहन जी निकालिए, वही M1B1 इज इक्वल टू M2B2, M1B1 प्लस M2B2 इज इक्वल टू M3B3 निकालिए, सॉल्व करके देखिए, इजी है, सॉल्व करिए। यानी कि ये हो गया आपका MI इंटू 500 इज इक्वल टू 3 इंटू 300 प्लस 200 इंटू 4, बताइए। एक ही बात है, एक ही बात है, वो सब दोनों सेम फार्मूले हैं। कैलकुलेशन करके चेक करिए कितना आ रहा है प्रीति। आ रहा है, नहीं आएगा। 3.5 आ रहा है, जबकि आंसर 5 मोलर आना चाहिए, इससे नहीं। मैं इसमें जो ट्रिक है वो समझिएगा, देखिए यहाँ पर समझिएगा कि यानी कि ये 900 ml केवल 800 ml जो है वो, ध्यान दीजिएगा 3.5 नहीं आ रहा है, समझिए मेरी बात को आप। इसका जो केवल आपका एक क्लोराइड आयन है, यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन, व्हाट इज द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, इन दोनों को मिलाइए तो इसका इतना ही तो मोल न्यूट्रलाइज कर पाएगा इसको, तो यानी 100 ml वो बच गया, 100 ml वो बच गया, और आपका 1 ml वो बच गया। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि इसके 200 300 ml में से 200 ml आप घटा दीजिए, 200 ml घटा दीजिए, ठीक है, मेरी बात आपको समझ पा रहे हैं, 200 ml घटा दीजिए, तो इसका मतलब 100 ml ये बच गया आपका, 100 ml ये बचा। तो एक मोलर कंसंट्रेशन में, एक मोलर कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो एक मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि सिंपल सा है कि 4 मोलर, इसका जो 4 है इसमें यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब 2 हुआ, तो 2 का सिंपलीफाई अगर हम लोग करते हैं तो यानी कि 3 में से
हाँ जी जी, जो बात ये समझ में आपको आ रही है मोलर कंसंट्रेशन की, वो ठीक है, आपने बिल्कुल सही 2500 डिवाइडेड बाई, हाँ जी, वही वही चीज है, 2500 जब आप करेंगे तब आएगा, उससे पहले आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये नंबर आपको दोगुना करना पड़ेगा, ये नंबर आपको दोगुना करना पड़ेगा। अगर हम लोग तोड़ते हैं, सॉरी, अगर हम लोग ये तोड़ते हैं अंश में तो टूट जाता है, ये बात ध्यान देनी पड़ेगी आपको। NaCl को जब आप तोड़ेंगे, जी ठीक है, NaCl को जब आप तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव आयन बनेगा, Cl नेगेटिव आयन बनेगा। इसी तरीके से अगर आप BaCl2 को तोड़ेंगे तो यहाँ पर Ba डाई पॉजिटिव बनेगा और 2Cl नेगेटिव बनेंगे। ये चीज ध्यान देना पड़ेगी, ये चीज ध्यान देना पड़ेगी, तब काम बनेगा, उससे पहले आपका काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, जी जी जी, इसके दुगने लेने पड़ेंगे आपको, BaCl2 के दुगने, जी ये बात है, BaCl2 में दुगने लेने पड़ेंगे तब काम बनेगा, वरना आपका नहीं। यानी कि ये नंबर जो है डबल करना पड़ेगा। क्लोराइड आयन की बात हो रही ना, केवल क्लोराइड की बात हो रही है, केवल क्लोराइड की बात हो रही, तो ये 800 हुआ, 800, हाँ 800 गुणा 2 करना पड़ेगा, तब ये 1600 हो जाएगा, 1600 प्लस 900 करना पड़ेगा, तब ये 2500 आ जाएगा। और 2500 को आप इस 500 से डिवाइड जब करेंगे तब तब जाकर के आंसर आपका 5 आएगा, उससे पहले आपका आंसर 5 नहीं आ पाएगा। अब आप समझ गए ना क्या करना पड़ेगा। M1V1 के केवल फार्मूले से काम नहीं चलेगा, केवल फार्मूले से काम नहीं चलेगा, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आपको समझाने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है, अगर समझ में नहीं आया हो फिर भी आप बताइए, दोबारा कोशिश कर लेंगे। देखिए ये BaCl2 में, BaCl2 में नंबर दोगुना है क्लोराइड का यहाँ इसके कंपैरिजन में, इसीलिए टू हम आयन भी देखने पड़ेंगे। जी चलिए, चलिए ये बताइएगा 147 बताइए जी। 147, कंसीडर द फॉलोइंग आयनाइजेशन रिएक्शन विद रेफरेंस टू बोरॉन। बोरॉन के रेफरेंस में ये आयनाइजेशन एनर्जी कंसीडर की है। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, देखो बोरॉन में क्या होगा, बोरॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो 1s2 2s2 2p1, तो ये जो पहली एनर्जी है ना, यानी कि आयनेशन एनर्जी A1, ये जो है लेस होगी, ये लेस हो जाएगी, मतलब कहो कि लीस्ट हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा मोर हो जाएगी एंड सो ऑन। यानी कि बोरॉन के केस में IE1 जो है वो IE1 लेस हो जाती है एज कंपेयर टू IE2 एज कंपेयर टू IE3। तो ये बात आपको मतलब ये बात ध्यान देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट, आप इसी को टिक करेंगे, इसीलिए थर्ड आयनेशन एनर्जी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जी ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होता है, बिल्कुल राइट आंसर आपका, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस लास्ट ये क्वेश्चन, जी जी बताइए 148 बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर ना देखिए आप, आंसर ना देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैंगनीज शो द मैक्सिमम रेडियस। तो मैक्सिमम रेडियस का मतलब है यहाँ पर हमने MnO2 ले लिया, MnO2 ले लिया, यहाँ पर MnO4 नेगेटिव ले लिया, यहाँ पर MnO ले लिया। तो ये बताइए मैक्सिमम रेडियस कहाँ आएगा इसमें, और क्यों आएगा इसमें मैक्सिमम रेडियस, इतना बताइए जगमोहन जी, आप बताइए, विद्वान साथी हैं आप। इसमें भी लास्ट में Mn हो, ये तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, कॉम्प्लेक्स को छोड़ दीजिए, ऊपर के 3 में डिस्कशन कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स को छोड़ दीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगनीज आयन, देखो यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, यहाँ प्लस की 7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, और यहाँ पर प्लस की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। जी बिल्कुल राइट, जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लेस होगा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। इसे तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर आएगा आपका प्लस का 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस का 3 यहाँ पर आ जाएगा,
तो फिलहाल वैसे तो कॉम्प्लेक्स है, इसे छोड़िए। तो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट केवल MnO में आ रही है, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट केवल MnO में आ रही है। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके लिए एग्जाम के लिए। बहुत सुंदर अजय, शाबाश, वेरी गुड। और जगमोहन जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन अच्छा बताओ एनसीईआरटी का है या डिक्टो कॉपी है एनसीईआरटी का? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। अगर आपको रटा हुआ है तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, रटा हुआ होगा, वैल्यू निकाल सकते हो इसको, ऐसा है ना? चेक करके देखिएगा क्या एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि नहीं। तो मुझे तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल याद है, कर लीजिएगा इसको। 16 मिनट आता है, वहां भी उत्तर यही आता है ना, आंसर वहां भी यही आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट? एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? जी बताइए, एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? जी 1 है। देखो बेरिलियम एस ब्लॉक में, बेरिलियम हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज इन ग्रुप सेकंड, बिल्कुल राइट है। मैग्नीशियम इम्पार्ट रेड कलर ना, सीजियम इज मोस्ट, ये मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो लिथियम है वहां पर, नहीं यही होगा। बेरिलियम हैज द स्मॉलेस्ट साइज इन द ग्रुप सेकंड, ग्रुप सेकंड में चलोगे तो अब ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज ही करता है, तो ये डिक्रीज में, यही होगा राइट स्टेटमेंट एस ब्लॉक के लिए, फिर यही बनता है जी। ये हो गया, इसके बाद बस ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी कराए जाएंगे, इसमें आगे भी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन भी आपको आगे करवा दूंगा, यानी कि ये पार्ट 4 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े पार्ट 4 के क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पार्ट 4 में क्या है, निम्नलिखित यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी कि जो बहुत ज्यादा सही आंसर हो, बेस्ट आंसर आपको दिखता हो वो करेक्ट करना है। करेक्ट तो ये सही है, बेस्ट। ये क्वेश्चन का नया पैटर्न आता था पहले, मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो देखिए, द रिएक्शन ऑफ द बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड विद फिनॉल टू गिव द पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, तो ये रिएक्शन तो आपने पढ़ी ही होगी, ये आपने पढ़ी होगी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया हमने, और बेंजीन हाँ बिल्कुल, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने फिनॉल से करा दी। ये हमने फिनॉल ले लिया, ये फिनॉल का हाइड्रोजन बाहर हमने दिखा दिया, ये फिनॉल का हाइड्रोजन, तो यहाँ पर HCl डाला, बेसिक मीडियम में हमने डाला, ये बेसिक मीडियम हमने HCl डाला, तो भाई सिंपल सी बात है कि फिनॉल टू गिव पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ये रिएक्शन आएगी। ठीक है, तो यहां पर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो, इलेक्ट्रोफाइल ने ये H जो है वो बेंजीन का H है, जो ये H रिप्लेस हो रहा है ये बेंजीन का H है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये H बेंजीन का है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम लोग कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR। दीक्षा आंसर नहीं लगे हुए हैं, ये आंसर पहले से लगे हुए हैं, इसमें ऑलरेडी एडिटेड है, समझ में आ रही, इसलिए, वरना मुझे डिस्कशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। which of the following pair of the element does not have the small size same size? सेम साइज, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, भाई यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा है जिरकोनियम हॉफनियम में। ठीक है, उसके बाद पीडी और पीटी की अगर मैं बात करता हूँ तो पैलेडियम और प्लेटिनम को अगर आप देखोगे तो ये भी वही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है, सेम मेथड है।
मोलिब्डेनम और टंगस्टन में भी वही सेम कंडीशन है। तो ये नियोबियम और ऑस्मियम अगर आप चेक कर लो तो नियोबियम और ऑस्मियम मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नियोबियम अगर आप देखोगे तो जिरकोनियम के बाद आता है, जेडार के बाद नियोबियम आता है। और अगर आप ऑस्मियम चेक करोगे तो ऑस्मियम जो है वो टा डब्ल्यू रियो एस, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस बहुत है। इन दोनों में अगर डिफरेंस आप चेक करोगे तो 3 ग्रुप का मिल जाएगा, 3 ग्रुप का मिल जाएगा। ठीक है, 3, यानी कि अगर हम नियोबियम को देखते हैं तो आपका 5th में आएगा, नियोबियम को देखेंगे तो ये 5th में आ जाएगा। ठीक है, और नियोबियम के पास ही ये है, ये 5th वाला हो गया, ये 6th वाला, ये 7th वाला, ये 8th में आ जाएगा, ये वाला आपका 8th में आ जाएगा, 8th वाले ग्रुप में आ जाएगा, ऐसे करके तो डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है। तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में वेरिएशन बहुत आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर इन्होंने 1 को कंसीडर किया हुआ राइट आंसर, बेस्ट राइट ऐसे समझिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बताइए व्हेन 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये हमने 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड ले लिया, ये यहाँ पर 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड और ये 3 नाइट्रो है। ठीक है, जब इसको हमने SnHCl डाला तो SN और HCl का काम होता है 6 नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ देना और केबल किस पर अटैक कर देना, NO2 पर अटैक कर देना, यानी कि कंडीशन जो पैदा होगी वो आपकी यहाँ NH2 हो जाएगी। तो यानी कि 3 अमीनो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रिडक्शन हो जाता है, एसिडिक रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में हो जाएगा। SnCl2 है, SnCl2 HCl। जी, ये वाला भी मैंने पढ़ाया है। ये वाला क्वेश्चन देखिए 94 वाला, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज एक्सप्रेस्ड एज, आपको पता है x/m इज इक्वल टू के p की पावर 1/n। इस बात को हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन साइक्लोहेक्सीन, ये साइक्लोहेक्सीन ले लिया मैंने, साइक्लोहेक्सीन ले लिया, ब्रोमीन से रिएक्शन करती, ये क्वेश्चन भी कराया गया है, ये क्वेश्चन कराया गया है, क्वेश्चन कराया गया है। इसको Br2 से जब हम लोग कराएंगे तो फिर आप ये जान लीजिए सनलाइट की प्रेजेंस में जब आप करेंगे हीट अल्ट्रावायलेट तो क्या बनेगा, तो आप समझो, बताइए, दिमाग बताइए। ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है, अगर यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट है और हीट लिखा हुआ है तो फिर इसका मतलब या तो यहाँ पर अटैक कराओ या फिर यहाँ पर अटैक कराओ, यानी कि ये कंडीशन तैयार होगी। वो डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करेगा, यहाँ पर आप Br अटैक करा सकते हो या फिर आप यहाँ पर करा सकते हो। एलाइलिक ब्रोमिनेशन आपको बताया गया है, यहाँ पर करा सकते हो, दोनों सेम है। नंबरिंग करोगे तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ से करोगे तो आपका यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके नाम आ जाएगा। तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन बन जाता है। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, ये भी मैंने कराया है। मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होगा जी बताइए। मोनोमर आइसोप्रीन, आइसोप्रीन यूनिट होती है, आइसोप्रीन होती है, आइसोप्रीन होती है। और आइसोप्रीन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटाडाइन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 लगता है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो दिस इज कॉल्ड 1 2 3 4 ब्यूटाडाइन हो गया, 1 2 3 और आप 2 पर मिथाइल हो गया, तो 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रीन। इसको हम लोग आइसोप्रीन के नाम से भी जानते हैं। नियोप्रीन नहीं होती दीक्षा, आइसोप्रीन होती है। नियोप्रीन में क्लोरीन लगा होता है जी।
आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईयू, अब ये तो आपको याद ही होना चाहिए ईयू किस में आता है। ईयू जो है वो यूरोपियम है और यूरोपियम लैंथेनाइड सीरीज में आता है और ये स्टेबल माना जाता है। यूरोपियम जो होता है ये लैंथेनॉइड सीरीज का है, यूरोपियम लैंथेनॉइड का है, लैंथेनॉइड का है। ठीक है, नहीं मैं आपको बता देता हूँ, याद बिल्कुल नहीं होना चाहिए जगमोहन जी। हैं, देखो यहाँ पर लाला सियाराम, लाला सियाराम परमानंद, परमानंद प्रेम, परमानंद प्रेम शर्मा, यूरोपियन गॉड, यूरोपियन गॉड टब डे हो, इराथुम, इरातुम यबलू से मिलने गए, इरातुम टीएम है, यबलू से मिलने गए, यबलू से मिलने गए। तो लाला सियाराम परमानंद प्रेम शर्मा यूरोपियन गॉड, ठीक है, इराथुम यबलू से मिलने गए, यबलू, यबलू से मिलने गए। तो अब यहाँ पर ध्यान दो कि अब आपको करना क्या है भाई, सिंपल सी बात है, यहीं से तो हम लोग भरते हैं। यहाँ पर डी में 1 भर लेते हैं, यहाँ 4F में आप 1 भर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं कंटिन्यूटी में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जब आता है तो यहीं पर हम लोग स्टेबिलिटी को दे देते हैं। 6 जब आता है तो हम इसको 7 में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब स्टेबल कर देते हैं हाफ फील्ड। तो यहाँ पर 4F6 आएगा तो हम 4F7 कर देंगे, 4F7 कर देंगे तो यहाँ पर 4F7 हो जाता है, 6S2 हो जाता है, 5D यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5D यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो इतने रखो, बाकी क्वेश्चन भी कल कर लेंगे, जो क्वेश्चन बचे हैं इसमें बाकी क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, कल कर लेते हैं, यहीं से हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक, ओके, क्वेश्चन अच्छे हैं, इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे 2-3 दिन। सर जी प्रयागराज में बच्चों को क्यों पीटा जा रहा है, कौन पीट रहा है? ये तो सब चलता रहता, धरना प्रदर्शन यूं डंडाबाजी चलती रहती।